हेलो लर्नर्स, एजुकेटर विथ लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट होम साइंस 2004 का पेपर सॉल्व करेंगे और जितने भी पीछे पेपर हुए हैं 2004 से लेकर 2022 तक के सभी को हम बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर 2004 के पेपर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये 2004 का पेपर है होम साइंस का यूजीसी नेट का। तो यदि आप यूजीसी नेट होम साइंस से दे रहे हैं तो आप इस साल पेपर को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसमें कौन सा है? जब 2004 का पेपर होता था तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते थे। एक प्रश्न पत्र सेकंड होता था और दूसरा कौन सा होता था? प्रश्न पत्र थर्ड होता था। 3 पेपर होते थे जनरल पेपर को लेकर। अभी तो जो सब्जेक्ट का पेपर है वो एक ही हो गया है। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न हैं और सबके प्रश्न कितने थे? तब 2 अंक है, 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन है पैक्टिन, बी अम्ल, सी है शर्करा, डी फल का गूदा। यह जेली का सामान्य हिस्सा कौन सा नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? इसको बहुत से लोग गलत करेंगे, कम से कम बहुत से लोग इसको गलत करने वाले हैं। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फल का गूदा। अब बताइए, फल का गूदा क्यों इसका राइट आंसर हो गया? फल से जेली बनती है, हाँ बनती है, लेकिन जो जेली है वो किससे बनती है? जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस फल होते हैं, उससे बनती है। जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, इसकी जेली बनती है और जो अमरूद की जेली होती है उसे सर्वोत्तम जेली माना जाता है। तो फल का गूदा इसका जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। आम और उसके संतरे की जेली बनती है? नहीं बनती है ना। तो जो आम का पका फल होता है, क्या उसकी जेली बनती है? नहीं। और जो हमारे संतरा होता है उसकी जेली बनती है? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फल का गूदा। जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है फल का गूदा। पैक्टिन, अम्ल और शर्करा ये क्या है? जेली के सामान्य हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है। ब्लाचिंग क्या है? फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें ए ऑप्शन है खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवियों को निकालना, बी है खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना, सी है खाद्य के एंजाइम को अक्रियशील बनाना, डी है रासायनिक क्रिया को देरी करना, जो रासायनिक क्रिया है उनको देरी करना। तो ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवी हैं उनको मारना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ए ऑप्शन है बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, बी है गूंगा बहरापन, सी मंदबुद्धि और डी है त्वचा शोथ। तो आयोडीन की कमी से क्या नहीं होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गूंगा बहरापन जो होता है ये आयोडीन की कमी से नहीं होता है। बाकी बढ़ी हुई मृत्यु, शिशु मृत्यु, मंदबुद्धि और त्वचा शोथ ये सभी क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किसमें? ए ऑप्शन है यक्ष्मा, बी मधुमेह, सी पीलिया और डी है ऑस्टियोपोरोसिस। तो अधिक प्रोटीन युक्त भोजन जो है ये किस बीमारी में दिया जाता है? तो ये जो है हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर यक्ष्मा।
यक्षमा को और क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसे क्षय रोग बोलते हैं। इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ जो है दिया जाता है, क्योंकि जब ये यक्षमा और क्षय रोग होता है, जिसे क्षय रोग कहते हैं, इसमें रोगी को क्या हो जाता है? बुखार रहता है, तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौ की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है 30 माइक्रोग्राम, बी है 26 माइक्रोग्राम, सी है 14 माइक्रोग्राम और डी ऊपर से कुछ नहीं। तो एक भारतीय महिला को प्रतिदिन कितने लौ की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो की आवश्यकता होती है। एक भारतीय महिला को प्रतिदिन 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो लौ की आवश्यकता होती है। लौ क्या है? तो इसको इस ज़रूरत हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पेशियों के संकुचन में और एंजाइम के निर्माण में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो एक भारतीय महिला को इसकी ज़रूरत जो प्रतिदिन की होती है वो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णन। कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णन या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से मुख्यतः गाल स्टोन बने होते हैं। आर है कारण, गाल स्टोन बनने की बढ़ी दर, खाने के समय में लंबे अंतराल, लंबी रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है। बी है दोनों ए और आर सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए गलत है और आर सही है। डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोनों जो ए और आर हैं वो क्या हैं? सही हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है ये ए का कारण नहीं है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णन ये जब गाल स्टोन बन जाते हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि आप व्रत में हैं तभी जो है ये पित्ताशय में पहुंचने का अवसर प्राप्त करता है। ये पहले ही जैसे जैसे ये गाल स्टोन बनते हैं ये हमारे जो पित्ताशय में स्टोर होते रहते हैं, और जब हम व्रत में रहते हैं तब ये जो है उसकी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों के खाद्य पदार्थों को 1 है पसंद करना चाहिए, 2 है मध्यम मात्रा में लेना चाहिए और 3 है अस्वीकार करना चाहिए। तो क्या है? तली हुई सब्जियां, इनको क्या करना चाहिए? इनको अस्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले हम पसंद करना किसको चाहिए इसको देखते हैं, किसको पसंद करना चाहिए। तो जो गेहूं है, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल, इनको क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए। तो 1 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और मध्यम मात्रा में लेना चाहिए, तो सफ़ेद जो डबल रोटी है, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, कोला, मृदुपेय, ये सब क्या है? मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा। और अस्वीकार करना चाहिए तली हुई सब्जियों, इसको तली हुई सब्जियों, चिप्स, केले की, आलू की टिक्की, इन सभी को अस्वीकार करना चाहिए। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 1 का सी होना चाहिए। तो 1 का इसमें क्या दिया गया है? तो पसंद करना चाहिए किसको? हमको इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 और इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 और 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लक्षणों सूची को पोषक जो लक्षण हैं उनको सूची फर्स्ट के पोषक तत्व जो सूची सेकंड में दिए गए हैं उनसे मिलाना है। अब लक्षण कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है काइलोन्यूकिया व हाइप्रोक्रोमिक आरबीसी, ये किसकी कमी से होता है? बी बताना है एंगुलर स्टोमाटिटिस व चेलोसिस, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी है दस्त मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन व लालिमा। तो हमारे जो लक्षण हैं उनको पोषक तत्वों से मिलाना है। काइलोन्यूकिया या व हाइप्रोक्रोमिक आरबीसी, ये किसकी कमी से होता है? तो ये जो है लौह की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? यह जो है हमारे लौह की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? लौह की कमी से होता है। तो इसको थर्ड से मिलाएंगे। एंगुलर स्टोमाटिटिस व चेलोसिस, ये किसकी कमी से होता है? तो ये थायमीन राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। इसे हम आईवी से मिलाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, यह किसकी कमी से होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसको नंबर 2 पर मिलाएंगे। दस्त मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन व लालिमा, ये इसका जो पोषक तत्व है ये क्या है? ये जो है नाइसिन है। क्या है? नाइसिन। तो ये सभी जो पोषक तत्व हैं अगर इनकी कमी हो जाती है तो ये सारे लक्षण हमको जो प्रकट हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? मिलाइए इसको। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें बी में दिया हुआ है, इसमें बी में, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्रूड फाइबर यानी रेशे के आकलन के लिए यह सही क्रम है। ए ऑप्शन है रेशे को सुखाना व वजन करना, बी है पिसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना, सी 1 से 25% NaOH से पचाना व छानना, डी है 1.25% H2SO4 से पचाना व छानना। तो क्रूड फाइबर रेशे के आकलन के लिए सबसे पहले हम पिसे हुए नमूने में क्या करते हैं? पिसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना, ऑप्शन बी इसका करेंगे, ऑप्शन बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 1.25% H2SO4 से पचाना व छानना, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्रम से लगाना है हमको। तो पिसे जो 1.25% NaOH से पचाना या छानना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? रेशे को क्या करेंगे? सुखाएंगे और वजन करेंगे। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो बी, डी और सी, ए किस में है? बी, डी, सी, ए, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की जो सही आयु है वह कौन सी है? ए ऑप्शन है 3 महीना, बी है 6 महीना, सी 9 महीना और डी है 12 महीना। तो जो स्तन्य मोचन भोज्य पदार्थ होता है इसे क्या बोलते हैं? पूरक आहार भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूरक आहार कहते हैं और इसे सप्लीमेंट्री फूड भी कहते हैं। तो जब शिशु को भोजन देना शुरू किया जाता है तो अन्नप्राशन जिसे कहते हैं, तो ये 6 महीने में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। ए ऑप्शन है दीर्घ, मध्य, बहिर, सूक्ष्म प्रणाली। बी है दीर्घ, बहिर, मध्य, सूक्ष्म प्रणाली। सी है सूक्ष्म, बहिर, मध्य, दीर्घ प्रणाली। और डी है सूक्ष्म, मध्य, बहिर, दीर्घ प्रणाली। तो इसका राइट आंसर पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का क्रम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूक्ष्म, मध्य और बहिर, दीर्घ और क्या हो जाएगा, प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रामाणिक विद्यालय। बी है किशोर सुधार संस्थान। सी पुनर्पणन गृह। और डी है विशिष्ट पाठशाला। वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्पण गृह। उसे क्या कहते हैं, पुनर्पण गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्टेसरी प्रणाली में इस पर जोर दिया जाता है। ए ऑप्शन है भाषा सीखना। 2 है सामूहिक पारस्परिक क्रिया। 3 है सामवेगी अनुभव। और डी है 4 है बौद्धिक प्रोत्साहन। तो मॉन्टेसरी प्रणाली में किस पर जोर दिया जाता है। ए ऑप्शन है 1, 3 और 4 सही हैं। बी 2, 3 और 4 सही हैं। सी 3 और 4 सही है। डी सभी चारों सही है। तो मॉन्टेसरी प्रणाली में सामूहिक पारस्परिक क्रिया पर जोर दिया जाता है, सामवेगी अनुभव पर किया जाता है और बौद्धिक प्रोत्साहन पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। तो ए ऑप्शन है बच्चा पूरी तरह से आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। बी बच्चा पूरी तरह से वातावरण से प्रभावित होता है। सी बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। डी बच्चा अपनी आनुवंशिकता से वातावरण को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। ए ऑप्शन है सत्तावादी प्रणाली। बी प्राधिकार पूर्ण प्रणाली। सी अनुछापक प्रणाली। और डी है उपेक्षित प्रणाली। तो माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने के तरीकों को प्राधिकार पूर्ण प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राधिकार पूर्ण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हों तो 1 है बच्चों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। 2 बच्चों का अनुशासित करने में भ्रम पैदा होता है। तो इस ए ऑप्शन है 1 सही है और 2 गलत है। बी 1 गलत है और 2 सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना ये क्या है, 1 सही है, लेकिन जो 2 है वो क्या है, गलत है। बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा करता है, ये 2 गलत है। तो 1 सही है और 2 गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है। ए ऑप्शन है फ्रोवेल। बी रोसो। सी पेस्टोलॉजी। डी जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे खेल कूद इस क्रम में सीखते हैं। ए ऑप्शन है अकेले खेलना, सहकारी खेलना, समानांतर खेलना। बी है अकेले खेलना, समानांतर खेलना, सहकारी खेलना। सी
समानांतर खेलना, अकेले खेलना और सहकारी खेलना। डी ऑप्शन है सहकारी खेलना, समानांतर खेलना, अकेले खेलना। तो बच्चे जो खेल कूद है वो कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अकेले खेलते हैं। फिर उसके बाद जो समानांतर अपने आयु वर्ग के लोगों के साथ खेलते हैं। उसके बाद सभी लोगों के जो मध्यम हैं, उनसे ऊपर के भी हैं, और उन सब के साथ भी वो खेलना सीख जाते हैं। तो बच्चे खेल कूद इस क्रम में सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अकेले खेलना, समानांतर खेलना, फिर सहकारी खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नीचे लिखे हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ए है पूरे समूह को चुनना, बी निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, सी आवश्यकता अनुसार चुनना, और डी है समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना। सूची सेकंड है सुउद्देश्य प्रतिचयन, और 2 है यादृच्छिक प्रतिचयन, 3 गुच्छ प्रतिचयन, और 4 है प्रतिचयनों उपरांत प्रतिचयन। तो हमें पूरे समूह को चुनना होता है। तो समूह से इसका अर्थ लगा सकते हैं कि कोई गुच्छा है, कोई कई लोगों का हुजूम है, या क्या कहते हैं समूह को क्या है, बहुत से लोग हैं होते हैं, उससे समूह बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, गुच्छ प्रतिचयन। पूरे समूह को चुनना क्या हो जाएगा, गुच्छ प्रतिचयन। तो इसका थर्ड हो जाएगा निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, तो इसे प्रतिचयनों उपरांत प्रतिचयन कहेंगे। और आवश्यकता अनुसार चुनना, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो किसी उद्देश्य से ही होती है, तो इसको सुउद्देश्य प्रतिचयन कहेंगे। समूह के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना, तो इसे बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। तो अब हम कैसे मिलाएंगे? तो इसमें ये भी गलत है, ए भी गलत है, और बी भी गलत है। इसमें ए भी गलत है और डी भी गलत है, ये पहले से ही गलत हो गए। अभी इसमें बी में क्या है, 3 है, और सी में भी 3 है, लेकिन निर्धारित नियम के अनुसार चुनना है। इसमें 4 वाला आई भी कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड आई बी 1 और 2, इसका जो थर्ड 4 1 और 2 ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गृह विज्ञान में प्रयोगार्थ अभिकल्पना का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन है इसमें अधिक समय लगता है, बी इसमें विशिष्ट योग्यता चाहिए, सी मानव परिवर्तकों को अपने अनुसार बदलना सदैव संभव नहीं होता है, डी है प्रयोगात्मक निष्कर्ष वास्तविक जीवन में नहीं आ पाते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव परिवर्तकों को अपने अनुसार बदलना सदैव संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रहा। ए ऑप्शन है फेयोल का, बी टेलर का, सी इमर्सन का, और डी है गिलबर्ट का। तो वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने में टेलर महोदय का मुख्य योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको कहते हैं। ए ऑप्शन है अवस्थान, बी कक्ष विस्तार, सी है सौर विकिरण, और डी दिशामान। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवस्थान कहते हैं जहाँ प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको अवस्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्राग्रामी रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? ए ऑप्शन है विशाल, बी छोटा, सी बड़ा, डी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो प्राग्रामी रंग होते हैं ये कमरे को बड़ा प्रतीत कराते हैं, बड़ा अनुभव प्रतीत कराते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है,
ए ऑप्शन है रोशनदान से, बी नीचे खिड़कियों से, सी है खिड़कियां तथा रोशनदान से, डी केवल कूलर से। तो स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खिड़कियां तथा रोशनदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में आता है ए ज्ञान, बी अनुभूति, सी प्रवृत्ति एवं रुचि, डी सोच और कुशलता। तो कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए ज्ञान हो जाएगा, डी सोच और कुशलता। तो इस सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए और डी। कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में ज्ञान, सोच और कुशलता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें। ए है आय और व्यय को बराबर लाना, बी अनुमानित आय को जानना, सी अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, डी सूची बनाना। तो अगर हमें बजट बनाना है तो सबसे पहले जो आय है उसका अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले आय का अनुमान लगाएंगे, तो 20 का सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो वस्तुएं हैं उनका जो अनुमान लगाएंगे, तो सी अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना। फिर उसके बाद आय और व्यय को बराबर में लाकर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद सूची बनाएंगे डी। तो बी सी ए डी किस में है, तो ये जो है बी सी और ए डी किस में है, बी ऑप्शन में है, बी सी ए डी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित वर्ग को जो क्रमवार देने में, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दी गई है, इसको मिलाना है। तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, तो अब इसमें कौन सा है देख लेते हैं। सब्जी काटने के बोर्ड का उपयोग करेंगे या कागज़ के नैपकिन का उपयोग करेंगे। और 3 है इडली मिश्रण का उपयोग करेंगे। 4 है शारीरिक गति में सुधार। तो कोई पदार्थ जैसे तैयार है तो उसमें परिवर्तन आसानी से किस में लाया जा सकता है, कागज़ है, कागज़ के नैपकिन का उपयोग इस करना, ये सही हो जाएगा। क्योंकि कागज़ को हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं, उसके से फूल बना सकते हैं, उसको कोई दूसरा आकार दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा, शारीरिक गति में सुधार हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, तो ये किसमें है, सब्जी काटने का जो उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, ये सब्जी काटने का बोर्ड होता है, इसको उपयोग में लाया जाता है। कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना, तो इडली मिश्रण का उपयोग करना, ये सही हो जाएगा। तो तैयार पदार्थों में परिवर्तन किसमें है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 2, 4 और 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो ए है प्रभावशाली तत्व। प्रभावशाली तत्व क्या समय होगा, प्रवृत्ति रुचि होगी या मानव ऊर्जा या सोच ज्ञान। तो कौन सा होगा, तो प्रभावशाली तत्व के अंतर्गत हम प्रवृत्ति और रुचि को रखेंगे, इसको रखेंगे प्रवृत्ति और रुचि को। ऑप्शन 2 इसका होगा। शारीरिक तत्व हो जाएंगे, तो मानव जो ऊर्जा होती है उसे शारीरिक तत्व के अंतर्गत रखेंगे। बौद्धिक तत्व कौन सा है, तो सोच और ज्ञान, ये क्या है, बौद्धिक तत्व है। और कालगत तत्व किससे संबंधित है, काल का मतलब क्या होता है, समय, तो कालगत तत्व क्या है, समय हो जाएगा। अब इसको मिलाना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्रभावशाली तत्व का 2 हो जाएगा। ये और ए गलत भी है और डी भी गलत है, क्योंकि पहले का प्रभावशाली तत्व का 2 वाला सही है, तो बी में भी है और सी में भी है।
शारीरिक तत्व किसमें है, मानव ऊर्जा, ये किसमें है, सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कथन ए और पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। कारण आर है, तिरछे कटे हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं। तो ए है, ए सही है, आर गलत है, बी ए और आर दोनों ही गलत हैं, सी ए और आर दोनों सही है, डी ए और आर दोनों ही थोड़े थोड़े सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। पुष्प सज्जा के लिए जब फूल को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटने से जो फूल की टहनी है उसको अच्छे से टिका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। कारण है, व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं कम परिश्रम लगता है और इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, बी ए और आर दोनों गलत है, सी है, ए सही है और थोड़ा सही है, डी ए गलत और आर पहला भाग सही परंतु दूसरा भाग गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 13 का ए और आर। ए जो है व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है, तो ए गलत है, ए क्या है, गलत है और आर क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है और आर पहला भाग सही है, परंतु जो इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, इसमें दिया गया है इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है, आर पहला भाग सही है लेकिन इसका जो दूसरा भाग है कि इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वार्डरोब शब्द दर्शाता है। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, ए ऑप्शन है कपड़ों की दशा, बी कपड़ों की गिनती, सी कपड़ों का संग्रह और डी है कपड़ों की देखभाल। तो वार्डरोब शब्द क्या दर्शाता है, तो ये कपड़ों का संग्रह दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कपड़ों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। ए है खुशी, बी मानसिक असंतुलन, सी विश्वास, डी विश्वास की कमी होना। तीखे रंग के कपड़े, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुशी जो है खुशी दर्शाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सेरीकल्चर निम्न बनाने की, ए ऑप्शन है ऊन, बी रेशम, सी रेयान, डी क्वायर। तो ये सेरीकल्चर जो है, ये सेरीकल्चर रेशम की विधि है, रेशम बनाने की जो विधि है इसे सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है। ए ऑप्शन है असंग, बी रेखित, सी सल्क, डी गुथा हुआ। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो ऊन होता है वो सल्क के आकार का दिखता है, वो हमें सल्क दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कथन ए है सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई होती है। कारण आर है कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, बी ए सही है, आर गलत है, सी ए और आर दोनों गलत हैं, डी ए गलत है और आर सही है। सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना ये छपाई नहीं है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बुने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं। कारण है
बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उभरते हैं क्योंकि वो एक ही धागे से बनते हैं। तो ए है, ए और आर सही है, बी ए और आर गलत है, सी ए और आर दोनों गलत हैं, डी ए गलत है और आर सही है। तो बुने हुए जो कपड़े होते हैं एक धागे के गुच्छ से बनते हैं, ये सही नहीं है। और बुने हुए कपड़े बड़े आसानी से उभरते हैं क्योंकि वे एक धागे से बनते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सही नहीं है। तो ए और आर क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। ए है धोना, बी साबुन में भिगोना, सी सुखाना, डी कपड़ों को छाटना। तो सबसे पहले हम कपड़ों को छाटेंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साबुन में भिगोएंगे, उसके बाद उसको धोएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। तो डी, बी, ए, सी इसका सही आंसर है। तो कौन सा है इसका, डी हो गया, बी हो गया, ए हो गया और सी, इसमें सी ऑप्शन में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कपड़ा बनाने की विधि को क्रमवार लिखिए। ए रंग उड़ाना, बी झुलसाना, सी मार्जन, डी रंगना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले झुलसाना है, उसके बाद मार्जन करना, उसके बाद रंग उड़ाना हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा रंगना। तो बी सी ए डी किसमें है, बी सी ए डी, ये बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सूची फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 39, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। ए है कपड़ों के चयन में मुख्य कारक, बी कपड़ा सिलना, सी स्थान संबंधी सिद्धांत और डी है सफ़ेदी का उदाहरण। तो कपड़ों के चयन में जो मुख्य कारक होता है वो क्या होता है, हमारी आय होती है। आय के अनुसार ही हम कपड़ों का चयन करते हैं। जैसे हमारी आय होगी उसी के अनुसार हम कपड़ों का चयन करते हैं। कपड़ा सिलना क्या है, ये नमूना होता है, वाणिज्य नमूना हो जाएगा। स्थान संबंधी सिद्धांत ये अनुपात के अंतर्गत आते हैं और सफ़ेदी का उदाहरण ये तीनों पाल के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कपड़ों के चयन में मुख्य कारक क्या है, तो आय किसमें है, आय जो है ये बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, थ्री में इसका थ्री बी में है। और कपड़ा सिलना ये किसमें है, ये भी थ्री में है। और स्थान संबंधी सिद्धांत वन किसमें है, सी का वन, तो सी का जो वन है ये भी बी में है। और डी सफ़ेदी का उदाहरण ये किस में है, सफ़ेदी का उदाहरण किस में है, ये भी डी ऑप्शन 2 इसमें है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो ए है पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण, कौन सा है, बी है धागों की संख्या, सी पाइल वाइल का उदाहरण, डी एक लंबा तंतु गुच्छा। तो पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण क्या है, ये हमारा नायलॉन है। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, नायलॉन से मिलाएंगे। और धागों की संख्या ये किससे है, संख्या से संबंधित है। पाइल वाइल का उदाहरण जो होता है ये सातील होता है। एक लंबा तंतु गुच्छा किसे कहते हैं, फिलामेंट को कहते हैं। जो हमारा छोटा तंतु गुच्छा है, जो सूक्ष्म तंतु गुच्छा है उसे क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। और लंबे तंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो इसमें 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड तंतु किसमें है, 2, इसमें दो जगह पे 2 है, ये ए भी गलत हो जाएगा और हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब हमें बी और सी में चुनना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण कौन सा है, नायलॉन है, तो इसमें बी में भी है और डी में है। धागों की संख्या ये किस में है, ये डी ऑप्शन में हमको दिखाई दे रही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41 किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न में से किस पर केंद्रित है? ए आगे आने वाले तत्वों व अवस्थाओं पर, भी कार्यक्रम के उत्पादनों पर, सी सुनियोजित कार्यक्रम में प्रबंध कुशलता पर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कार्यक्रम की मॉनिटरिंग बोधकता निम्न पदों पर केंद्रित है। ए कार्यक्रम तैयार करना, बी कार्यक्रम कार्यान्वित करना, सी कार्यक्रम पर काबू व दिशा होना, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग है, बोधकता है, वो कार्यक्रम पर काबू व दिशा देना, इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 संदेश की संहिता बंधीकरण व संकेत वाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? ए ऑप्शन है मूल्य, बी उद्देश्य, सी है मानक, डी उपरोक्त सभी। तो संदेश की संहिता बंधीकरण व संकेत वाचीकरण को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मूल्य तत्व प्रभावित करते हैं। कौन करता है? मूल्य तत्व प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? ए काम कैसे करें, बी काम कब करें, सी कैसे सोचें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विस्तार शिक्षा कार्यक्रम लोगों की सहायता करता है कि काम कैसे करें। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापना हुई? ए ऑप्शन है 1964, बी है 1966, सी है 1968, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना का तो कोई डाटा हमको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो हमारी सर्वेंट सोसाइटी है, इसकी जो इसकी स्थापना 19 में हुई? 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापना हुई? ए ऑप्शन है 1964, बी 1966, सी 1968, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर सकता है? ए ऑप्शन है परस्पर छेद यानी विचार विमर्श, बी प्रेक्षक, सी प्राप्तकर्ता, डी उपरोक्त सभी। तो संचार प्रक्रिया में ये सभी क्या कर सकते हैं? रुकावटें पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नीचे लिखे सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों के साथ सही रूप में मिलाएं। ए है पुनर्निर्देश, तो बी सकारात्मक पुनर्निर्देश, सी सकारात्मक पुनर्निर्देश, डी अग्र पुनर्निर्देश। तो पुनर्निर्देश जो है ये किससे मिलेगा? तो इसमें ए का क्या हो जाएगा? 47 में पुनर्निर्देश में हो जाएगा जब प्राप्ति क्या होगा? जब प्राप्ति संतुष्ट अनुमानित से ज़्यादा हो, तो इसे क्या कहेंगे? पुनर्निर्देश कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे पुनर्निर्देश कहेंगे। तो इसका 4 सही हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्निर्देश किसे कहेंगे? जो मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानित जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सकारात्मक पुनर्निर्देश। नकारात्मक पुनर्निर्देश किसे कहेंगे? तो जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? नकारात्मक पुनर्निर्देश कहेंगे। और अग्र पुनर्निर्देश किसे कहेंगे? जब मूल्यांकन नए उद्देश्य मांग पैदा करके
नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है तो उसे कहते हैं अग्र पुनर्निर्देश। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए का 3 किस में है? ए का 4 किस में है? तो बी में है और किस में है? ए में है। और ये दोनों सी और डी ये दोनों गलत हो गए पहले से ही। ए और बी में है और उसके बाद सकारात्मक पुनर्निवेश किस में है? तो बी ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। इसका राइट 47 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। कारण आर परियोजना अनुबंध पूर्णता मूल्यांकन व पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का जो प्रयोग होता है भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। ए सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए सही है और आर गलत है। सी ए और आर दोनों गलत हैं। और डी है ए गलत है और आर ठीक है, परंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर 48 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए पीआरटी में कथन नींव खुदवाई एक घटना है। कारण आर समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना पीईआरटी में है। तो ए सही है और आर गलत है। बी ए सही है और आर भी सही है। आर ए की ठीक व्याख्या है। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। डी ए गलत है और आर ठीक है। तो पीईआरटी में जो कथन नींव खुदवाई क्या है? एक घटना है, ये भी सही है। और क्या है? समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना ही पीईआरटी कहलाता है। तो ये भी सही है और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या है? ठीक व्याख्या है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इस 2004 का पेपर कंप्लीट हो गया। एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। ए ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना। बी है ध्यान, अवधारणा, समझ, अनुभूति, सीखना। सी है ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना। डी ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। तो एक सिखाने और सीखने की जो स्थिति है उसमें सीखने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान चाहिए, उसके बाद समझ चाहिए और उसके बाद जो है हमको अनुभूति, अवधारणा और फिर हम लास्ट में सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने में सीखने के विशेष पद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और ये आज का 2004 का पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।